जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए जीकेजीएस क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, इस क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस क्लास में हम जो है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं जीकेजीएस के, जो एसएससी सीजीएल में पिछले सालों में पूछे गए हों। और आज की जो शिफ्ट है, तो आज की शिफ्ट में हम 10 सितंबर 2024 में शिफ्ट सेकंड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी सीजीएल के द्वारा, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है आज इसकी ये 9th क्लास, इससे पहले मैं 8th क्लासेस करा चुका हूँ और ये इसकी 9th क्लास है। और आज हम 10 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हमारी जो यहाँ पर पढ़ाने का तरीका होगा, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले हम 2024 के जितने भी सीजीएल के जो पेपर हैं जीके जीएस के, उनको कवर करेंगे। फिर हम 2023 पर आएंगे। फिर हम इसी तरह लेकर 2022, 2021, 2020, 2019 ऐसे सारे क्वेश्चन जो है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अभी आपको पता होगा कि जो एसएससी का नोटिफिकेशन है उसको भी बढ़ा दिया गया है, तो अभी उसका एक न्यू अपडेट आएगा। उसके बाद पता चलेगा कि इसका जो एग्जाम है, तो एग्जाम की नोटिफिकेशन कब आएगी और एग्जाम कब होगा। तो हमारे पास अभी वक्त है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है आपको ये वाली, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 2023 तक भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो मार्च 2023 तक भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी हाई कोर्ट। क्या हाई कोर्ट? हम बात करें अगर हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय की, हमारे देश का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा था? तो भारत में जो है तो एक अधिनियम आया था, हाई कोर्ट एक्ट, या उच्च न्यायालय अधिनियम हाई कोर्ट एक्ट। ये कब आया था? ये एक्ट आया था 1861 में। इस एक्ट के तहत इंडिया में 3 हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय खोले जाने थे। कौन कौन से यहाँ पर खोले जाने थे? मद्रास में, मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। इन 3 स्थानों पर जो है तो हाई कोर्ट खोले जाने थे। और ये कब? 1861 में ये अधिनियम आया था, हाई कोर्ट एक्ट 1861, जिसके तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में है जो हाई कोर्ट खोले जाने थे। और लेकिन माना जाता है कि हमारे देश का पहला जो हाई कोर्ट था, तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट जो है हमारे देश का पहला हाई कोर्ट था। और इन तीनों की जो नींव रखी गई थी, तो इनकी जो नींव रखी गई थी, तो ये 1862 में इनकी नींव रखी गई थी। और 1861 में जो है ये एक्ट आया था, और 1862 में जो है तो इन 3 हाई कोर्ट की नींव रखी गई थी। अब पूछा गया कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो कितने उच्च न्यायालय हैं 2023 तक? तो 2023 तक, और अगर हम 25 की भी बात कर लें, तो हमारे देश में अभी 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 25 उच्च न्यायालय हैं। और अगर पूछ जाए कि भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय, ठीक है, यानी न्यूएस्ट हाई कोर्ट कौन सा, तो ये है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, यानी आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में है। कहाँ पर? अमरावती में स्थित है। अमरावती में ये स्थित है। और ये भारत का सबसे नया यानी न्यूएस्ट जो है तो ये उच्च न्यायालय है। अब ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, जहाँ पर उनका खुद का उच्च न्यायालय है। तो 2 यूनियन टेरिटरीज, एक है दिल्ली यानी दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये ऐसी दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर खुद का उच्च न्यायालय है। तो इन सारी चीज़ों को आप लिख लेंगे। मैंने ये भी बता दिया कि पहले हाई कोर्ट जो है तो ये मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में खोले गए थे। 1861 का जो अधिनियम आया था, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, हाई कोर्ट अधिनियम 1861 के तहत 1862 में इन 3 की नींव रखी गई। और पहला माना जाता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट जो है तो देश का पहला उच्च न्यायालय माना जाता है। तो कितने मार्च 2023 तक? और अगर करंट सिचुएशन की बात करें 2025 की भी, तो हमारे देश में अभी 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों को लिख लें। और क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित आगे आते हैं एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस जो क्वेश्चन होता है प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड एक नया क्वेश्चन बना दिया जाता है, ये भी होता है। और कई बार क्या होता है, सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ जाता है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। तो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आप इनको नोट करेंगे अपनी किताब में, अपनी जो बुक है उसमें नोटबुक में जरूर लिखेंगे और रिवाइज करेंगे। जैसी वीडियो खत्म होती है आप 5 से 10 मिनट का एक रिकेप लेंगे, ताकि आप जो है तो रिवाइज कर सकें। और रिवाइज करने का तरीका मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप कम से कम 3 बार रिवाइज करना है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरेला। हरेला शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का त्योहार है। ये हरियाला नहीं, ये हरेला है, ठीक है, हरेला। हरेला मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, एक होता है हरेला त्योहार और एक होता है हरेली। तो देखिए, जो हरेली होती है, हरेली, तो जो हरेली है ये कहाँ पर, तो जो हरेली त्योहार होता है तो ये मनाया जाता है कहाँ पर, ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि हरेला पूछा गया तो हरेला कहाँ पर, हरेला जो है तो ये कहाँ पर, ये खास कर जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ पर, उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला त्योहार। इसके अलावा हरेला त्योहार जो है तो उत्तराखंड के अलावा ये हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी जो है ये त्योहार मनाया जाता है, हरेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड पर्ल ऑयस्टर के रूप में जाना जाता है, जो इंडो पैसिफिक में उष्ण कटिबंधीय मूंगा चट्टानों के भीतर पाई जाती है? तो कौन सी है ये? तो अगर हम देखें तो हमें ऑप्शन डी दिखेगा, ये पिंक टाडा मार्ग रिटी फेरो। तो ये एक ब्लैक लिप्ड पर्ल ऑयस्टर के रूप में जाना जाता है, जो कि इंडो पैसिफिक उष्ण कटिबंधीय मूंगा चट्टानों के भीतर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। सीएसओ ने सकल मूल्य वर्धित की अवधारणा को डैश में अपनाया था। तो ये कब अपनाया था? तो ये अपनाया गया था जनवरी 2015 में। कब? जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं सदी में भारत के निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्त्री पुरुष तुलना की रचना की थी? किसने की थी? ताराबाई शिंदे, स्वर्ण कुमारी देवी, पंडिता रमाबाई या उषा मेहता? तो ये की थी तुलना स्त्री पुरुष की थी ताराबाई शिंदे ने, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ यानी आईएसएसएफ यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो देखिए, हिंदी में तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ। अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। और जो इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी इसकी स्थापना 1907 में। 1907 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसको दूसरे नाम से जाना जाता, तब उसको जो है तो ISU यानी इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन, क्या, इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1998 में इसका नाम बदला गया। कब? 1998 में इसका नाम बदल कर क्या क्या ISSF रखा गया। अब एक चीज़ और बताएंगे, जो ISSF है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट में कर बताएंगे। ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। हेडक्वार्टर कहाँ है, आप इसको कमेंट मुझे करेंगे। तो भारत ने कितने पदक जीते थे? तो इसमें जो भारत है, तो भारत ने इसमें 7 पदक जीते थे। कितने? 7 पदक इसमें जीते थे। नेक्स्ट। उस्ताद बिलायत अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद थे? तो उस्ताद बिलायत अली खान तो ये जो है तो ये क्या बजाते थे? तो ये जो है तो ये सितार से संबंधित थे। किससे? सितार, एक ये सितार वादक थे। नेक्स्ट। भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती हैं? भारतीय मैदान, भारतीय मरुस्थल, तटीय क्षेत्र या हिमालय? तो पता है कि भारत की भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती हैं। तो मध्य एशिया से आती हैं तो ये कौन रोकता है? ये हिमालय रोकता है। क्यों, कौन रोक लेता है? हिमालयन हवाओं को रोक लेता है, ताकि हमारे देश में इसी कारण से ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है। चलिए, किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन शुरू किया? तो ये किया था तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म डैश में हुआ था? तो देखिए, जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो उन्होंने पूछा है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। क्या गलती है? क्योंकि जो इन्होंने पूछा है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म हुआ था, ये कहाँ पर? तो देखिए, इसका जो आंसर है ये अरब है। लेकिन जो इस्लाम है ये 7वीं सदी में नहीं आया। 7वीं सदी में अरब में जो है तो इस्लाम के जो आखिरी पैगंबर थे, जिनको हम प्रोफेट मोहम्मद कहते हैं, ये आखिरी पैगंबर थे मुसलमानों के, ये आए थे। लेकिन अगर कहा जाए कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम आए, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। क्योंकि जो मुसलमानों के सबसे पहले पैगंबर थे तो ये थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल
पुस्तक के लेखक हैं। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जो हैं तो ये हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस, जो कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं। सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नेताजी। क्या? नेताजी के नाम से इनको हम जानते हैं। और सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने ही जो है तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जो है तो ये आईएनसी के 2 बार अध्यक्ष बने। आईएनसी अध्यक्ष ये कब कब बने? दो बार बने। एक 1938 के अधिवेशन में, जो कि कहाँ पर? ये हरिपुरा में हुआ था। और 1939 का, जो कि कहाँ पर? ये त्रिपुरी में हुआ था। कहाँ पर? त्रिपुरी में। हरिपुरा और त्रिपुरी में ये अध्यक्ष बने थे। और जब 1939 में त्रिपुरी में ये अध्यक्ष बने, उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। और उसके अलावा उसके बाद इन्होंने जो है तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की कब? 1939 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद। इसके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस हैं, ये आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय आर्मी इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने? कैप्टन मोहन। कैप्टन मोहन, ठीक है, कैप्टन मोहन ने जो है इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर? और इसकी स्थापना जो है ये सिंगापुर में हुई थी। लेकिन इसको पुनर्गठन करने का जो दिया जाता है कि पुनर्गठन इसको किसने किया? तो उसको पुनर्गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने, जिनको हम नेताजी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, तो मैं आज उनके बारे में बताने नहीं वाला हूँ, लेकिन बस मैं इनकी किताब बता देता हूँ। इनकी किताब है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स एंड हिंद स्वराज। और इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन ये 4 जो इंपॉर्टेंट मैंने बुक्स बताई इनके बारे में। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको। तो इनको महात्मा किसने कहा? क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूं पहले आपको। इनको महात्मा किसने कहा? इनको राष्ट्रपिता किसने कहा? इनको अर्धनग्न फकीर यानी हाफ नेकेड बेगर किसने कहा? और इनको बापू किसने कहा? ठीक है, ये बताएंगे। इसके अलावा आप कमेंट में ये भी बताएंगे कि इन्होंने कौन कौन से चंपा जो आंदोलन थे, ठीक है, मैंने बताए थे सारे, चंपारण से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक, तो सारे के सारे आंदोलन बताएंगे कि ये कब शुरू हुए, किस सन में शुरू हुए, ठीक है, और कौन सा आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि इनकी जो पत्रिकाएं हैं महात्मा गांधी की, क्या पत्रिकाएं, तो आप पत्रिकाएं भी जो है तो ये कमेंट में करेंगे। इसके अलावा आप ये भी मुझे बताएंगे कि जो गांधी जी हैं ये भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, और उसी दिन हमारा जो देश है तो ये कौन सा दिवस मनाता है। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे बताएंगे। फिर मैं मोतीलाल नेहरू के बारे में भी बता चुका हूँ आपको। तो मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, ठीक है, और इन्होंने जो है तो 1919 का अमृतसर अधिवेशन और 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, यहाँ पर जो है ये मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और मोतीलाल नेहरू जो है तो ये किसके? स्वराज पार्टी के पहले सचिव थे। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने किसके साथ? चित्तरंजन दास और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर जो है तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और इन्होंने ही जो मोतीलाल नेहरू, इन्होंने ही जो है तो ये 1928 में नेहरू रिपोर्ट, क्या नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें डोमिनियन स्टेटस मांगने की डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। फिर इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम भारत का लौह पुरुष कहते हैं, और इसके अलावा इनको जो है तो भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और ये भारत के पहले होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री थे, और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी ये रह चुके थे। और इन जो है तो इनकी एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ पर? नर्मदापुर जिला है, कहाँ पर? गुजरात में। यहाँ पर जो है इनकी एक स्टैच्यू है, जिसको हम कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये जो है तो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कि 182 मीटर ऊंची। अब ये आप बताएंगे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ये बनाई किसने है, यानी डिज़ाइन किसने किया है, और किस कंपनी ने इसको बनाया है, इनके भी आप आंसर देंगे, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, तो आज मैं नहीं बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो कमेंट में करिएगा जो जो मैंने चीज़ें आपसे पूछी हैं। तो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन का जो उल्लेख मिलता है तो मिलता है अनुच्छेद
40 में, कौन से अनुच्छेद 40 में। और अनुच्छेद 40 जो है तो ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का ही एक अनुच्छेद है, जो कि संविधान के भाग 4 में आता है, और इसी में जो है तो ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, 1999 में भारत सरकार द्वारा सितार के महान कलाकार पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पंडित रविशंकर को जो है तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1999 में, तो उनको ये दिया गया था, तो ये दिया गया था भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। भारत रत्न जो कि हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगर हम बात करें भारत रत्न की, तो भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी कब? ये 1954 में हुई थी। कब? 1954 में हुई थी। और जो भारत रत्न है जब ये पहली बार दिया गया था तो किस किन लोगों को दिया गया था? तो ये जो है तो ये 3 लोगों को दिया गया था। कौन कौन से 3 लोग? मैं तीनों के नाम बताता हूँ। एक थे सीवी रमन, सीवी रमन जो कि एक वैज्ञानिक थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन, फिर इसके अलावा सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इसके अलावा मिला था इनको सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ये इन 3 लोगों को जो है तो ये पहली बार जो है ये दिया गया था 1954 में भारत रत्न। फिर हम बात करते हैं पद्म विभूषण। तो जो पद्म विभूषण है ये भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और पद्म भूषण ये थर्ड हाईएस्ट है, और पद्मश्री जो है तो ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक Au है? तो Au किसका है प्रतीक है? तो जो Au है ये सोने का है। किसका? Au जो प्रतीक है किसका? ये सोने का है। और एक चीज, एल्यूमिनियम, चांदी और ऑर्गन का क्या है, ये आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। चलिए जल्दी जल्दी इसको कमेंट में मुझे बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जानवरों के वर्ग से संबंधित है? गिरगिट, मोर, कंगारू या तोता। तो ठंडे खून वाले जानवरों के वर्ग से संबंधित है, तो ये है कौन? गिरगिट। गिरगिट जो है जो ठंडे खून वाले जानवरों से संबंधित, इसी तरह छिपकली भी होती है। और आपने देखा भी होगा कि जब ठंडों का मौसम आता है तो जो छिपकलियां होती हैं आपको दीवारों पर जो है तो नहीं दिखती हैं, क्योंकि जो है तो ये किसी गर्म जगह पर चली जाती हैं जहाँ पर इनको गर्मी मिल सके। और जैसे ही ठंड खत्म होती है और गर्मियों का मौसम आता है तो आप देखेंगे आपके दीवारों पर, आपके घरों में जो है तो फिर से छिपकलियां आने लगती हैं। जैसे कि मुझे भी यहाँ पर कुछ छिपकलियां भी दिख रही हैं, जैसे कि इस रूम में भी आ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करता है? तो जो प्रदान करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति का अनुच्छेद 124(2). क्या अनुच्छेद 124(2) करता है ये नियुक्ति प्रदान करने की शक्ति। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो गठन हुआ था जो हुआ था 1894 में। कब? 1894 में। नेक्स्ट, रेडियम, बेरियम और सिंट्रोटियम जैसी क्षारीय मृदा धातु किस समूह से संबंधित है? जो समूह से संबंधित है तो ये समूह 2A, समूह 2A से ये संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है? तो बहुत इजी है, विकेट कीपर किसे कहते हैं? जो कि स्टंप के पीछे लगा होता है, और ये क्रिकेट में होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार की नदी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार की नदी ये कौन सी नदी है? अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, कि बोखारचू ग्लेशियर से। कहाँ? बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी। फिर हम बात करते हैं रावी नदी। तो ये भी रावी नदी जो है तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से? रोहतांग दर्रा, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश से जो है ये नदी निकलती है। फिर ब्यास नदी, तो ये भी जो है तो ये पीर पंजाल रेंज, रोहतांग दर्रा, हिमाचल से ये नदी निकलती है। कहाँ से? हिमाचल से ये नदी निकलती है। और फिर हम बात करें झेलम, तो ये बैरीनाग
कश्मीर से, कहाँ से, बैरीनाग कश्मीर से जो है ये नदी निकलती है। अब ये पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार की नदी है, तो ये जो नदी है तो ये है रावी नदी। कौन सी, रावी नदी। और रावी नदी जो है तो ये सिंधु, रावी, ब्यास और झेलम नदी जो है तो ये किसकी, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 2020-21 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो 2020-21 के हिसाब से जो था तो ये अंगूर उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर था महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट, गौतमीपुत्र सातकर्णी जिन्हें राजा राजा और महाराजा की उपाधि मिली थी, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है तो ये सातवाहन वंश से संबंधित थे। किससे, सातवाहन वंश से ये संबंधित थे। और सातवाहन वंश का जो संस्थापक है तो ये है राजा सिमुक। कौन, राजा सिमुक जो है ये सातवाहन वंश का संस्थापक है। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। और शक का जो है तो ये राजा माऊस या जिसको राजा मौस कहते हैं, इसका संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक खारापन है? तो सबसे अधिक खारापन कौन, कहाँ पर है? ग्रेट सॉल्ट लेक, लेक वैन, रेड सी या डेड सी? तो ये है लेक वैन में। कहाँ पर, लेक वैन। और लेक वैन जिसको वान झील भी कहते हैं, क्या, वान झील, वान झील भी कहा जाता है। और ये तुर्की की, कहाँ की, तुर्की की सबसे बड़ी झील है। तुर्की की सबसे बड़ी झील है जहां पर सबसे अधिक खारा पानी है, यानी खारा पानी वाली झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य जो है तो हमारे देश में संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है तो ये कहाँ से, ये रूस के संविधान से लिए गए थे। कहाँ से, यूनियन, जो सोवियत संघ था वहां से इसके जो है तो कॉन्सेप्ट लिए गए थे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की। और जो हमारे लिए कितने, हमारे लिए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे लिए दी गई हैं। कितनी, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी हैं। और जो है तो ये संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में, कहाँ पर, अनुच्छेद 51, यही पूछा गया कि किस अनुच्छेद में शामिल है? तो ये संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में जो है तो हमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और जो मौलिक कर्तव्य है तो ये अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से जुड़ा है? तो मोहिनीअट्टम जो है तो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, तो जो मोहिनीअट्टम है ये कहाँ का, ये एक केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और ये किस पारंपरिक नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? तो ये जो जुड़ा हुआ है तो ये लास्य शैली, क्या, लास्य शैली से जो है ये जुड़ा हुआ है मोहिनीअट्टम। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 के लिए, जिसमें हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करिए। और आज की वीडियो में हमने जो है तो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किए क्वेश्चन, तो ये 10 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन के, और ये हमारी इसकी 9th क्लास थी। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी जिसमें हम 10 सितंबर 2024 शिफ्ट 3rd के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो, आपकी अगली वीडियो कल आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।